हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम कर रहे थे 3D। ये हमारा 3D का पार्ट नंबर 3 है, वीडियो नंबर 3 है। तो आज हम 3D के अंदर सीखेंगे प्लेन के बारे में। हम सीखेंगे प्लेन के बारे में, उसके इक्वेशंस देखेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्लेन के डेफिनेशन से। सबसे पहले हम समझेंगे प्लेन के बारे में। ऐसे तो हमें पता है कि जो फ्लैट सरफेस अगर कोई हमारे पास है, जैसे ये हमारा नोटबुक है, कोई टेबल का सरफेस है, फोन का स्क्रीन है, तो ये सारे क्या है, प्लेन सरफेस है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे वो हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे, फिर हम चलेंगे इसके इक्वेशंस पे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन अच्छे से देखते हैं कि प्लेन का डेफिनेशन क्या होता है। कह रहा है कि अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट इफ एनी 2 पॉइंट्स आर टेकन ऑन इट। हम एक प्लेन लेंगे। प्लेन क्या है, एक सरफेस है जिसमें की कंडीशन है कि 2 पॉइंट्स जो हम लेंगे वो उस पे होना चाहिए। द लाइन सेगमेंट, जो वो 2 पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो जो हमें लाइन सेगमेंट मिलेंगे वो कह रहा है कि लाइज कम्प्लीटली ऑन द सरफेस। ये जो लाइन होने चाहिए वो बिल्कुल ही क्या होने चाहिए, इस सरफेस पे होने चाहिए। मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन है और ये 2 उस पे पॉइंट है। तो ये पॉइंट जो इस लाइन को जब हम मिलाएंगे, ए बी पॉइंट को, जब ये लाइन सेगमेंट बनेगा तो इसके एवरी पॉइंट जो होने चाहिए वो इस सरफेस पे ही होने चाहिए। तो ये प्लेन होगा, तो इसे हम प्लेन कहेंगे। फिर है कि एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। अब क्या कह रहा है कि सारे ही फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या है, एक्स वाई जेड वेरिएबल में, मतलब 3D में, स्पेस में रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। ये क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे प्लेन को। तो उसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये होगा प्लेन का इक्वेशन। हमारे पे हमने क्या पहले पढ़ा था कि ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू क्या होता है, 0। तो वो लाइन का इक्वेशन होता है। वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन किसका होता है, लाइन का इक्वेशन होता है। बट जब भी हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, प्लेन का इक्वेशन आएगा। ये हमारे पास प्लेन का इक्वेशन आएगा। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल के आया। तो हम समझते हैं कि अगर हम किसी प्लेन का इक्वेशन निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल लेंगे। उसके लिए हमें कंडीशंस क्या गिवन होने चाहिए और हमें कैसे पता होना चाहिए कि हम उसी प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या गिवन होना चाहिए, ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास 3 पॉइंट है। इस तीनों पॉइंट में से कोई पॉइंट, अगर एक भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो उस पॉइंट से हम उस प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं और हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं कि हम उसी प्लेन की बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास प्लेन है। सबसे पहला हमारे पास कंडीशन है कि द नॉर्मल टू द प्लेन। हमें क्या होना चाहिए, गिवन की नॉर्मल प्लेन पे नॉर्मल गिवन होना चाहिए एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से उसका डिस्टेंस गिवन होना चाहिए। तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं उस प्लेन का। तो हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म कहेंगे, इन नॉर्मल फॉर्म। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है कि इट पासेस थ्रू अ पॉइंट, मतलब कि एक प्लेन जो हो वो एक पॉइंट से पास हो रही हो एंड इज परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन, और वो क्या हो कि परपेंडिकुलर हो एक गिवन डायरेक्शन में, हमें परपेंडिकुलर लाइन भी उस पे गिवन हो। तब हम कह सकते हैं कि तब हम उस प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई प्लेन हमारे पास है ऐसे, इस तरह से, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं। एक परपेंडिकुलर लाइन हमने खींचा, मान लेते हैं कि यहाँ n वेक्टर है, मतलब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है।
तो सिर्फ इस नॉर्मल से, इस परपेंडिकुलर कंडीशन से हम इस प्लेन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते। एक कंडीशन से हम प्लेन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस नॉर्मल पे इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता कि हम इसी प्लेन की बात कर रहे हैं? तो इसके लिए एक और हमें गिवन होना चाहिए कंडीशन। तो क्या कह रहा है कि वो प्लेन जो होना चाहिए किसी एक पॉइंट से पास होना चाहिए, तो हम इस प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि हम इसी प्लेन की बात कर रहे हैं। फिर तीसरा कंडीशन हमारे पास है कि इट पासेस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और एक कंडीशन है कि अगर हमारे पास कोई प्लेन है, उस पे वो प्लेन जो होना चाहिए, वो प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहे, तब भी हम उस प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं और हम कह सकते हैं कि उस तीनों पॉइंट से एक ही प्लेन पास हो सकती है। तो हम ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखेंगे और हम देखते हैं इनके इक्वेशंस को। तो हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। हम नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन हम कैसे सपोज करेंगे? तो हम एक ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हम क्या लेंगे? एक प्लेन लेते हैं। ये डी डिस्टेंस है, हम एक प्लेन लेते हैं ऐसे, इस तरह से हम प्लेन लेते हैं जो कि ये डी डिस्टेंस पे है। तो हम यहाँ से ये ओ ले लेते हैं, ये एन हमारा हो गया। तो ये डी डिस्टेंस पे है, तो ओ एन क्या हो गया? ओरिजिन से हम कह सकते हैं कि इस प्लेन पे नॉर्मल है, तो ओ एन वेक्टर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो हम एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेते हैं एन कैप, जो कि एन कैप है और ये परपेंडिकुलर है। तो ओ एन इसके डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो ओ एन क्या होगा? ओ एन हम लिख सकते हैं कि ओ एन वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी इंटू एन कैप हो जाएगा, डी इंटू एन कैप हो जाएगा। अब हम कोई पॉइंट लेते हैं इस प्लेन पे, जो कि पी पॉइंट सपोज करते हैं, पी है, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर हमने ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर हो जाएगा। अब हमने इसको इससे ओ एन से मिला दिया, ओ एन से हमने मिला दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? एनपी वेक्टर। अब ये एनपी वेक्टर ये क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये पॉइंट इससे मिल रहा है, लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो इस पे ये क्या होगा? नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। तो एनपी वेक्टर डॉट अगर हम ओ एन वेक्टर करवाएं तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये दोनों क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा? ये दोनों का डॉट अगर हम करें तो इक्वल टू 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 होगा परपेंडिकुलर फॉर्म में। तो अब इनका हम वैल्यू रख देते हैं, अब इनका वैल्यू डाल देते हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या है? पी एन वेक्टर तो आर वेक्टर और माइनस में एन पी हमारे पास क्या है? डी इंटू एन कैप इंटू क्या हो जाएगा? ओ एन हमारे पास डी इंटू एन कैप इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है कि ये एन कैप है, एन कैप इंटू एन कैप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये डी क्या है? कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा? डी नॉट इक्वल टू 0 है, तो डी क्या रहेगा? कोई स्केलर हमारे पास है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि R इंटू एन कैप इक्वल टू डी आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जब हम इनको हम प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? इक्वल टू डी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आया कि नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन आ गया। अब हम नॉर्मल फॉर्म में हम किस तरह से नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि P पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हमने लिया? x, y और z, x, y और z ये ले लिया हमने। और
यहाँ से। और ये जो हमारे पास तो आर वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो आर वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप और फिर प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हम आर वेक्टर ये क्या आ गया, ओपी वेक्टर आ गया हमारे पास। ओपी वेक्टर हमने ले लिया, पोजीशन वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि एल एम एन जो है वो क्या है कि डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस है ऑफ एन कैप के एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है। तो हम एन कैप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब हम इनका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर का हम क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इक्वल टू क्या आ रहा है, डी। अब इनका जब हम डॉट करवाएंगे, डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, इक्वल टू क्या मिलेगा, डी। ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। और ये डी जो है ओरिजिन से प्लेन का क्या है, डिस्टेंस है, ओरिजिन से उस प्लेन का क्या है, डिस्टेंस है, डी है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म का क्या आ गया, प्लेन का इक्वेशन आ गया। ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर, नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर। कह रहा है कि एक हमें पॉइंट गिवन है और एक हमें क्या गिवन है, नॉर्मल गिवन है, जिसका कि हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है एन वेक्टर, और हमें एक पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट हम फिक्स पॉइंट इसे ले लेते हैं ए, जिसका कि पोजीशन वेक्टर हमारे पास है ए वेक्टर ले लेते हैं। और फिर एक हम कहीं पे एक पॉइंट लेते हैं पी, जिसका कि पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं आर वेक्टर। अब ये पॉइंट जो है इसको हम मैच कर देते हैं एपी, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एपी वेक्टर बन गया, एपी वेक्टर। अब ये एपी हमारे पास वेक्टर बन गया और ये हमारे पास क्या है, प्लेन है, ये प्लेन। तो ये जो ओपी जो लाइन सेगमेंट आएगा एपी हमारे पास, वो बिल्कुल इस प्लेन पे होगा। और ये जो हमारे पास एक नॉर्मल है जिसको हमने एन वेक्टर लिया है, पोजीशन वेक्टर, वो अगर हम इसको उठा करके यहाँ करें तो इस पॉइंट, इस लाइन पे भी ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा, ये इस प्लेन पे कहीं भी ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसका डॉट इससे अगर हम करवाएं एन वेक्टर से तो क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एपी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। अब हम एपी वेक्टर को लिखते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या निकालेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और डॉट क्या हो जाएगा, एन वेक्टर इक्वल टू 0। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं या यही हम रहने देते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारे पास वेक्टर इक्वेशन आ गया इस प्लेन का। अब हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, कार्टेशियन फॉर्म।
कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ए वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर इक्वल टू, अगर हम ए फिक्स पॉइंट हमारे पास है, इसका कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया x1, y1 और z1, और पी वेक्टर, पी जो हमारे पास पॉइंट हमने जो लिया है, उस पॉइंट को हमने ले लिया x, y और z, इसको ले लिया x, y और z। तो ए वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? x1 i कैप, y1 j कैप, प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस z1 k कैप, ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम r वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब यहाँ पे आते हैं n वेक्टर। n वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? अगर हमारे पास हमने इसे ले लिया कि इनका जो डायरेक्शन रेशियो जो है a, b, c है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इस तीनों को हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास? r माइनस ए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस x1 i कैप और प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप और डॉट किसके साथ हो रहा है? n वेक्टर के साथ। तो n वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास? 0। अब यहाँ से हम इनका अगर डॉट करवाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करके पूरा खोल दें तो क्या हमारे पास आ रहा है? ax प्लस by प्लस cz प्लस माइनस में क्या आ रहा है? ax1 प्लस by1 प्लस यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस cz1 इक्वल टू 0। ये तीनों क्या होंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। ये क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, क्योंकि x1 y1 z1 क्या है? ये गिवन पॉइंट है और a b c क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है। तो ये क्या हो जाएंगे? इनको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास d है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d, प्लस लिखे माइनस लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल के आ गया। अब यहीं से हम अगर डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में हम प्लेन का इक्वेशन लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम इस पूरे को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे हम लिखें a अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस b अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस c अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू z प्लस d अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया? l, ये हमारे पास क्या आ गया? m, और ये हमारे पास क्या आ गया? n, और ये हमारे पास कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आएंगी जो कि d है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d इक्वल टू क्या?
डी लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन आ गया। जो ये हमारे पास डी क्या आ जाएगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, या फिर हम इस पूरे को पी ले सकते हैं, तो पी या डी लिख सकते हैं, जो कि ओरिजिन से उस प्लेन का डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि हमने अभी पीछे देखा था। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, जो कि क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो हम तीनों पॉइंट्स मानते हैं कि ए, बी और सी है, जिनका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। लेट P, हम इस प्लेन में कोई पॉइंट P सपोज करते हैं कि कहीं एक पॉइंट P है, बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। तो क्या हो जाएगा, पी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर और सी ए वेक्टर क्या हो जाएंगे, आपस में कोप्लेनर हो जाएंगे, एक ही प्लेन में लाई करने वाले होंगे। तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। हमने वेक्टर वाले वीडियो में हमने देख रखा है। तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं कि x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1, z माइनस z1 और तो हम उसे कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, फिर x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इनका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम देखते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। टू प्लेन हमारे पास हैं, तो उनका एंगल हम देखते हैं। इस तरह से हम मानते हैं कि हमारे पास क्या है, 2 प्लेन्स हैं। ये हमारे पास है, इस तरह से गिवन है, इस तरह से गिवन है, और इनके बीच का एंगल जो है ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे इनके नॉर्मल्स खींचते हैं। इस प्लेन पे नॉर्मल क्या है, इस तरह से है, और इस प्लेन का नॉर्मल क्या है, इस तरह से जा रहा है। हम इसे क्या करते हैं, एक को n1 वेक्टर मानते हैं, दूसरे को n2 वेक्टर ले लेते हैं। इस नॉर्मल का पोजीशन, नॉर्मल का वेक्टर ले लेते हैं, नॉर्मल वेक्टर है ये। अब कह रहा है कि ये जो प्लेन के बीच का जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है। वो हम ले लेते हैं कि वो थीटा है, वो हम सपोज करते हैं कि वो थीटा है। तो कह रहा है कि ये जो थीटा एंगल होगा वो n2 और n1 के बीच का एंगल होगा। वो नॉर्मल, जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है, उनके बीच का एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल थीटा होगा। ये कैसे होगा, तो यहाँ से ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इनको क्वाड्रिलेटरल सपोज करते हैं, इनको क्वाड्रिलेटरल अगर सपोज करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो और यहाँ पे एक ये लाइन है, ये एक लाइन है, इस तरह से है। तो ये अगर हमारे पास 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो वही कह रहा है हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल के बीच का एंगल हो जाएगा। तो क्या है कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दो हमारे पास प्लेन है, तो cos थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। फिर अगर कंडीशन है कि वो क्या है, कंडीशन है कि वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, एक इसका थीटा का एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर अगर वो पैरेलल है तो क्या हो जाएगा,
अगर वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर। फिर इनको हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमें प्लेन का इक्वेशन डायरेक्शन रेशियोज में दिया हुआ है तो हमारे पास cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर हमारे पास जब वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम किस तरह से करेंगे, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू, उनको ऐड करके इक्वल टू 0 करेंगे। फिर पैरेलल होंगे तो पैरेलल के कंडीशन कैसे होंगे, तो पैरेलल के हमारे पास कंडीशन आ जाएंगे a1 अपॉन बाय a2 इक्वल टू b1 अपॉन बाय b2 इक्वल टू c1 अपॉन बाय c2 इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 1, 4, -2 एंड पैरेलल टू द प्लेन -2x प्लस y माइनस 3z इक्वल टू 7 इज, क्या होगा, हमें क्या करना है, एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इस प्लेन के पैरेलल है। तो जैसे हमने देखा था कि लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन होता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को चेंज करते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा, बाकी क्या होगा, सेम ही होगा। अगर प्लेन क्या है, पैरेलल है आपस में, तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस प्लेन के पैरेलल जो प्लेन होगा उस प्लेन का इक्वेशन क्या हम लिखेंगे, हम लिखेंगे कि -2x प्लस y माइनस 3z प्लस k इक्वल टू 0। हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को k से रिप्लेस कर दिया। ये आ गया हमारे पास उस प्लेन का इक्वेशन जो कि इस प्लेन के पैरेलल है। अब ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, कहाँ हो रहा है पास, पासिंग थ्रू 1, 4, -2 से पास हो रहा है। तो ये पॉइंट जो होगा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या करेंगे, k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम अगर इसमें हम पॉइंट्स को रखते हैं तो क्या लिखेंगे हम कि -2 इंटू 1 और +4 -3 इंटू -2 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 6, ये 10 हो गया। हमारे पास क्या आ गया, 8। हमारे पास क्या आ गया, 8। तो k का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -8। k का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -8। अब इक्वेशन ऑफ क्या प्लेन हम क्या लिख सकते हैं, प्लेन क्या हो जाएगा, हम इसमें पुट कर देते हैं k का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, -2x प्लस y और फिर -3z माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारा उस प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कह रहा था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, हमारे पास क्या है कि हमें निकालना है उस प्लेन का इक्वेशन जो कि पास हो रहे हो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से। अगर हमारे पास ये कोई प्लेन है और ये हमारे पास कोई प्लेन है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जो एक प्लेन पास होगी इस तरह से या फिर इस तरह से, तो हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा कि जो हमें गिवन प्लेन्स हैं वो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। जैसे हमने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन देखा था, सिमिलर उसी तरह का हमारे पास इक्वेशन है। हम उसी तरह से याद रख सकते हैं, जहाँ पे लैम्डा क्या है, कांस्टेंट कोई वैल्यू है, तो ये जो आ जाएगा उस प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि लेट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड विच
contains the line of intersection of the planes x plus 2y plus 3z minus 4 equal to 0 and 2x plus y minus z plus 5 equal to 0 is। क्या होगा, हमें कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमें वो प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये प्लेन जो है इस दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रही है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि इन दो प्लेन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे कि x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। यह आ गया हमारा उस प्लेन का इक्वेशन, उस प्लेन का इक्वेशन। तो हम इसे लिख लेते हैं सही से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा, और प्लस फिर y इंटू क्या हो जाएगा, y इंटू 2 प्लस लैम्डा, प्लस z इंटू 3 माइनस लैम्डा, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब ये प्लेन जो है इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमारे पास प्लेन हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, जिसपे ये परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इनके जो कोफिशिएंट है उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो इक्वल टू 0 होगा अगर ये परपेंडिकुलर कंडीशन है। हमने अभी पीछे फॉर्मूला देखा था। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 इंटू 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 प्लस 5 टू जा 10 लैम्डा प्लस 3 टू जा 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 6 3 जा 18 माइनस 6 लैम्डा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 13 लैम्डा, 6 माइनस 4 3 7 लैम्डा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 लैम्डा प्लस क्या आ जाएगा, 18 24 29 इक्वल टू 0। सेवन लैम्डा प्लस 29 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर ये आ गया तो लैम्डा हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा -29 अपॉन बाय 7, -29 अपॉन बाय 7। और ये लैम्डा अगर हम इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, हमारे पास हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि 51x प्लस 15y माइनस 50z प्लस 173 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास उस प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा जो कि इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। हमें दो पैरेलल प्लेन्स दिए हुए हैं, उनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है कि d इक्वल टू क्या होता है कि d1 माइनस d2 अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हमें पता है। जब हमारे पास प्लेन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे d2 इक्वल टू 0। तो हम पहले इनको क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं हम। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा, एंड
यहाँ से क्या जाएगा, 2 हम कॉमन लेते हैं तो क्या जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस में 5/2 हो जाएगा, प्लस 5/2 आ जाएगा, प्लस 5/2 तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि -8 और -5/2 अपॉन बाय क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से 8 2 जा 16, 21 अपॉन बाय क्या हो जाएगा 2, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और 4 8 1 9, तो यहाँ से आ जाएगा 3, तो हमारे पास क्या आ गया 21 अपॉन बाय 6। तो यहाँ से हम रिड्यूस कर सकते हैं इसे, तो रिड्यूस करके हमें क्या मिलेगा 7/2। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया दो पैरेलल प्लेन के बीच का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 210 फ्रॉम द प्लेन 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें एक पॉइंट गिवन है और हमें कह रहा है कि इस प्लेन से इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस हमें d निकालना है। तब हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट गिवन है, पहले हमें दो प्लेन ही गिवन था पैरेलल, अब हमें एक पॉइंट गिवन है तो उससे उसका डिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला पॉइंट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, जिस तरह से हम लाइन में लिखते हैं 2D में, उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c²। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो ये हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा 2 into 2 और प्लस में 1 into 1, फिर इंटू प्लस में 0 into 2 और प्लस 5 अपॉन बाय क्या हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा, ये तो 0 हो गया, 5 1 6 और 4 10 अपॉन बाय 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन हमें निकालना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है और हमें कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज अल्फा बीटा गामा, हमने इमेज का कोऑर्डिनेट ले लिया अल्फा बीटा गामा ऑफ अ पॉइंट x1 y1 z1, जिसका कि x1 y1 z1 का ये क्या है, इमेज है इन द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन हमारे पास है। तो हम इमेज कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। हम इस फॉर्मूले को सिर्फ ध्यान रखेंगे, क्या है, अल्फा माइनस x1 अपॉन बाय a, अल्फा माइनस x1 अपॉन बाय a और बीटा माइनस y1 अपॉन बाय b इक्वल टू गामा माइनस z1 अपॉन बाय c इक्वल टू -2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन बाय a² प्लस b² प्लस c²। अगर हमें, ये तो इमेज के लिए हो गया, अगर हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अल्फा बीटा गामा मान लेंगे। पहले हमने इमेज के लिए अल्फा बीटा गामा लिया था, अब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए अल्फा बीटा गामा लेंगे। फिर हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट से इक्वेशन लिखेंगे अल्फा माइनस x1 अपॉन बाय a, बीटा माइनस y1 अपॉन बाय b इक्वल टू, यहाँ है इक्वल टू
गामा माइनस Z1 अपॉन बाय C इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या था 2 और यहाँ पे क्या है कि 1 है, 1 कोफिशिएंट है, माइनस AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 अपॉन बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। हम सीधा इमेज का हाफ ले लेंगे। तो हम एक क्वेश्चन से भी हम समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 3, 4 1, 3, 4 इन द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 2x माइनस वाई प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0 इज क्या होगा, कह रहा है कि तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि हमें इमेज निकालना है, तो हमने इमेज का कोऑर्डिनेट ले लिया अल्फा बीटा गामा और फिर हमें इस पॉइंट से इसका इमेज निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमें इमेज का क्या लिया है अल्फा बीटा गामा, तो क्या लगाएंगे अल्फा माइनस 1 अपॉन बाय 2, फिर बीटा माइनस 3 अपॉन बाय माइनस 1, फिर गामा माइनस 4 अपॉन बाय 1, जेड का कोफिशिएंट इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 इंटू 1 और क्या हो जाएगा -3 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ तो प्लस होगा तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर +4 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन बाय 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 और फिर जब हम फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा इक्वल टू -3, बीटा इक्वल टू 5 और गामा इक्वल टू 2 आ जाएगा, गामा इक्वल टू 2। तो इमेज हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इमेज इक्वल टू -3, 5, 2 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम थोड़ा सा स्फीयर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर हुज सेंटर इज द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड रेडियस इक्वल टू r। रेडियस हमारे पास क्या गिवन है r है और सेंटर हमारे पास अल्फा बीटा गामा है। देन उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। हमने क्या ले लिया, सेंटर C ले लिया हमने अल्फा बीटा गामा, P कोई पॉइंट ले लिया ऑन द स्फीयर x y z, देन इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने इसका इक्वेशन निकाला। नेक्स्ट है कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर इज, स्फीयर का जनरल इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, हुज सेंटर इज -u -v -w, जिसका सेंटर क्या हो जाएगा -u -v -w एंड रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा, इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर डिस्क्राइब्ड ऑन द जॉइन ऑफ x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 एज अ डायमीटर इज, क्या होगा, तो कह रहा है x माइनस x1 x माइनस x2 और y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास डायमीटर फॉर्म में स्फीयर का इक्वेशन आ गया, ये भी हम ध्यान रखेंगे। इसको निकाला हमने कैसे, तो ये हमारे पास स्फीयर है और ये हमारे पास एज अ डायमीटर का पॉइंट है, एंड पॉइंट है A और B, जिसका कि कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और C हमने कहीं पे एक पॉइंट ले लिया स्फीयर के ऊपर x y z, जिसका कोऑर्डिनेट हमने x y z लिया। अब ये जो लाइन होंगे, ये पॉइंट C को अगर हम मिलाएंगे तो ये क्या होगा कि ये क्या होंगे कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब अगर हम इनका डायरेक्शन रेशियोज निकालें, इस दो पॉइंट का डायरेक्शन रेशियोज निकालें तो क्या होगा कि अगर हमारे पास A1 B1 है,
ये हमने इसका डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी लिया है और इसका डायरेक्शन रेशियोज अगर सी बी का डायरेक्शन रेशियोज हमने A1 B1 और C1 हमने लिया है तो हम क्या जानते हैं कि अगर इनके डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करें, अगर ये दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है A इंटू A1 प्लस B इंटू B1 प्लस C इंटू C1 इक्वल टू 0। सेम टू सेम यही यूज कर लिया यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म में। डायरेक्शन रेशियोज क्या निकलेगा, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस x1, A इंटू क्या A इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस x1। तो हमने A लिखा, A के जगह पर x माइनस x1 है, A1 के जगह पे क्या है x माइनस x2 है, A1 के जगह पे x माइनस x2 है। इसी तरह से हमने B इंटू B1 निकाला, C इंटू CN। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में। हमने इस डायमीटर के फॉर्म में हमने इक्वेशन निकाली है, डायमीटर फॉर्म में। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।